चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में कुछ बेहद रहस्यमयी धुएं की लकीरें देखी गईं, जिन्होंने हर जगह एक अलग ही हलचल मचा दी। बिना किसी पूर्व आधिकारिक घोषणा के आसमान में बने इन निशानों ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस विश्लेषण के माध्यम से हम उपलब्ध स्रोतों और डिजिटल सुरागों की कड़ियां जोड़कर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच मानिए ये सिर्फ कोई आम धुआं नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुराग था जो देश की रक्षा क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग की ओर इशारा कर रहा था। आसमान में दिखी इन अजीबोगरीब लकीरों का आखिर रहस्य क्या था? उड़ीसा के चांदीपुर से लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश तक आसमान में मिसाइल के धुएं के बिल्कुल साफ निशान देखे गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसका उड़ान मार्ग था। शुरुआत में ये मिसाइल ग्लाइड करती हुई नजर आई और फिर अचानक से सतह के बिल्कुल समानांतर चलने लगी। और आजकल की आधुनिक 8K वीडियो तकनीक की बदौलत इतनी ऊंचाई और दूरी पर उड़ने वाली चीजें भी इतने शानदार रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कुछ भी छुपाना नामुमकिन सा हो गया है। इन वीडियो से ये बिल्कुल साफ हो गया कि इस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी किसी बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। तो सबसे पहले इस विश्लेषण के भाग 1 पर आते हैं, मिसाइल तकनीक को समझना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह की मिसाइलें होती हैं। एक तरफ है बैलिस्टिक मिसाइलें, जो एक पैराबोलिक यानी परवलयाकार रास्ता अपनाती हैं। ये आसमान में बहुत ऊपर जाती हैं और अधिकतम दूरी तय करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि S-400 या आयरन डोम जैसे आधुनिक रडार इन्हें बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ होती हैं क्रूज मिसाइलें, जो रडार से बचने के लिए जमीन के बिल्कुल समानांतर छिप कर उड़ती हैं, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनकी रेंज काफी कम रह जाती है। अब यहाँ एंट्री होती है क्वासी बैलिस्टिक ग्लाइड तकनीक की। ये सच में दोनों तकनीकों का बेहतरीन संगम है। इसमें मिसाइल को पहले बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है और फिर वहां से नीचे गिराया जाता है। गुरुत्वाकर्षण इसे मैक 5 से भी अधिक यानी हाइपरसोनिक गति दे देता है और फिर ये रडार को चकमा देने के लिए पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करना शुरू कर देती है। बंगाल की खाड़ी में जो लकीरें देखी गई वे बिल्कुल इसी क्वासी बैलिस्टिक मार्ग की तरफ इशारा कर रही थी। और यही तकनीक हमें ICBM की चर्चा तक ले जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर सकती है, यानी एक महाद्वीप से सीधे दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। यह क्षमता इतनी दुर्लभ है कि आज की तारीख में दुनिया के केवल 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही आधिकारिक रूप से यह तकनीक मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एक ICBM के साथ MIRV तकनीक जुड़ जाती है तो वो पूरी तरह से एक गेम चेंजर बन जाती है। MIRV का सीधा सा मतलब है कि मिसाइल तो एक ही उड़ान भरेगी, लेकिन वो अंतरिक्ष से एक साथ कई अलग अलग वॉरहेड गिरा सकती है, वो भी अलग अलग टारगेट्स पर। अगर कोई देश ICBM और MIRV दोनों को सफलतापूर्वक मिला ले तो वो एक बेहद एलीट समूह का हिस्सा बन जाता है। दुनिया के सिर्फ 4 देश इस विशिष्ट क्लब में शामिल हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अग्नि श्रृंखला और ICBM। भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला की क्षमताओं पर नजर डालें तो मौजूदा स्थिति काफी मजबूत है। अग्नि 1 से 4 तक की मिसाइलें 4,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर करती हैं और सक्रिय हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो है अग्नि 5। ये 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता रखती है और वर्तमान में पूरी तरह से ऑपरेशनल है, यानी हमारी मौजूदा क्षमताएं पहले से ही बहुत एडवांस्ड लेवल पर काम कर रही हैं। और अग्नि 5 की ये संख्या तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। मैक 24। इसका मतलब है कि ये मिसाइल आवाज की गति से 24 गुना अधिक तेजी से उड़ान भरती है। ये लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इतनी अविश्वसनीय गति के साथ ये मिसाइल भारी पेलोड और परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, भाग 3, परीक्षण के डिजिटल सुराग। घटनाक्रम की ये टाइमलाइन अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। 6 से 9 मई के बीच एक नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया जाता है, जिसमें विमानों और जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी के एक खास इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। 8 मई को परीक्षण होता है, लेकिन पेंच यहाँ है, ये नोटैम 3,500 किलोमीटर की रेंज के लिए था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये रेंज तो पुरानी अग्नि 4 मिसाइल से मेल खाती है। जब पहले से ही अग्नि 5 जैसी एडवांस्ड मिसाइल मौजूद है तो भला पुरानी अग्नि 4 का परीक्षण क्यों किया जाएगा?
और यहीं से डिजिटल सिग्नल आपस में बुरी तरह टकराने लगते हैं। जरा इस विरोधाभास को देखिए। सरकारी न्यूज चैनल संसद टीवी ने ट्वीट किया कि 1500 किलोमीटर की एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। वहीं मिसाइल बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की तरफ से पूरी तरह से खामोशी छाई रही, कोई घोषणा नहीं। और इन सब के बीच देश की सत्ताधारी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 का MIRV तकनीक के साथ सफल परीक्षण हुआ है। ये अलग अलग दिशाओं में जाते संदेश इस बात का साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, जिसे शायद उस वक्त आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया जाना था। और इसी गहमा गहमी के बीच डीआरडीओ प्रमुख का ये बयान बिल्कुल सही समय पर सामने आता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि नई तकनीक पूरी तरह से विकसित है और वे बस परीक्षण के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इस बयान की टाइमिंग और फिर बंगाल की खाड़ी में हुए इस परीक्षण के बीच का कनेक्शन किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी है। अब आते हैं भाग 4 पर, ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ। स्रोतों के अनुसार इस परीक्षण की टाइमिंग एक और बहुत ही दिलचस्प घटना से जुड़ती है, ऑपरेशन सिंदूर। कुछ दावों के मुताबिक ये परीक्षण इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ की ठीक आसपास हुआ था। स्रोत बताते हैं कि ठीक 1 साल पहले 7 मई को सीमा पार पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर बेहद सटीक मिसाइल हमले किए गए थे। ये भी दावा किया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई इस कार्रवाई में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि हम यहाँ सिर्फ इन दावों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि इस रहस्यमयी परीक्षण के समय ने पूरे घटना को एक गहरा भू राजनीतिक रंग दे दिया है। और जाहिर है, इस पूरी गतिविधि का असर सिर्फ घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थी। इस परीक्षण विंडो के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी ट्रैकिंग जहाज़ों की मौजूदगी साफ तौर पर दर्ज की गई। ये जहाज़ वहां मिसाइल की ट्रिजेक्टरी और डेटा को मॉनिटर करने के लिए ही तैनात थे। यह इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस अघोषित परीक्षण को वैश्विक शक्तियों ने भी बहुत गंभीरता से लिया। तो इन सारे तथ्यों और कड़ियों को जोड़ने के बाद अंत में एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। आसमान में धुएं की वो ग्लाइड करती लकीरें, विरोधाभासी ट्वीट्स का आना और फिर गायब हो जाना, डीआरडीओ की खामोशी और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग जहाज़ों का वहां मौजूद होना, क्या ये सब मिलकर रक्षा तकनीक में हुई एक बहुत बड़ी छलांग को बिना किसी शोर शराबे के छिपाने की कोशिश है? या फिर यह महज कई अजीब संयोगों से घिरा एक नियमित परीक्षण था? जो भी हो, रक्षा और कूटनीति की इस दुनिया में जो पर्दे के पीछे चलता है, वो अक्सर सामने दिखने वाली तस्वीर से कई ज्यादा गहरा और दिलचस्प होता है। आगे आने वाले रक्षा घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखना यकीनन बहुत ही रोमांचक होने वाला है।